हेलो नमस्कार आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हमारा क्लास 12 का क्रैश कोर्स का फर्स्ट डे है। तो आज हम लोग जीवोम जनन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज चैप्टर 1 लेक्चर में निपटेगा। देन कल हम लोग क्लास लगभग 9 बजे आकर के अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। तो आइए हम शुरू करते हैं जीवोम जनन। तो स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बायोस्कोप के इस चैनल में। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं जीवोम जनन। हम इसमें जानेंगे कि जनन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन का अलग अलग प्रकार देखेंगे। लैंगिक जनन का क्या क्या चरण होता है, उसमें क्या क्या फेज आते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नोट्स, शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको मिलेगा। इसमें आपका पूरा एनसीईआरटी कवर होगा। इससे क्वेश्चन बाहर आने का चांस बहुत कम है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान से लेक्चर देखना है और कल जो हम पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज लाएंगे उसमें आपको जुड़ जाना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग जीवोम जनन। आइए जीवोम जनन जानने से पहले आप सबसे पहले जान लीजिए कि जीवन अवधि क्या होता है। लाइफ स्पेन, जीवन अवधि का सिंपल मीनिंग है कि आप जन्म लिए और प्राकृतिक रूप से मर जाइएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। देखिए क्या लिखे, जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक को। अब ऐसा नहीं कि हम यहाँ लिखेंगे कि जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम लोग जीवन अवधि कहते हैं। अपना लोग के पास समय कम है लेकिन पढ़ना पूरा है, इतना तो आप समझ सकते हैं। तो जीवन अवधि क्या होता है, जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक को हम लोग क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं, यानी कि लाइफ स्पेन जिसको नाम दे देते हैं। ये जो आप एक्सीडेंट होकर के मर जा रही है जीवन अवधि में काउंट नहीं हुआ, क्योंकि इसको हम कहते हैं अकाल मृत्यु। आगे देखिए हम क्या लिखे हैं कि जो आपका जीवन अवधि है वो आकार पर निर्भर नहीं करता है। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि हाथी अगर बड़ा है और तोता छोटा है तो हाथी बहुत ज्यादा दिन जिएगा। एग्जाम्पल में देखिए जैसे कि यहाँ लिखा गया है, हाथी या तोता है, हाथी जीता 90 साल, तोता जीता 100 साल, 140 साल जीता है। तो ये लिखा गया कि जीवन अवधि आकार पर निर्भर बिल्कुल नहीं करता है। चलिए आगे देखिए हम कुछ जीव का जीवन अवधि लिख दिए हैं, इसको आपको याद रख लेना है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए क्या लिखे, हाथी 60 से 90 साल जिएगा, घोड़ा 60 साल जिएगा। हम नहीं दिख रहे हैं चलने बोला, अगर हम नहीं भी दिख रहे होंगे आपको बोर्ड दिखना चाहिए, आपको आवाज़ क्लियर आना चाहिए, तांक झांक नहीं करना है। जब भी आपको पढ़ने बैठना है कॉपी कलम लेकर के कुर्सी पर बैठना है, सुत के वीडियो नहीं देखना है, नहीं तो सोते सोते सूझ जाइएगा। आपको हम बता दिया क्रैश कोर्स जब हम अनाउंस कर रहे थे, आपको 2 मंथ हमारे साथ मेहनत करना हुआ, 2 मंथ आपको लगना है। अभी ठंडी का समय आ रहा है, कम्बल में घुस कर नहीं देखना, कम्बल में घुस कर कुछ और देखना है। चलिए आइए, घोड़ा 60 से 90 साल जिएगा, मगरमच्छ 60 साल जिएगा, कुत्ता 20 से 30 साल। देख रहे हैं कुत्ता 20 से 30 साल जी रहा है और मस्त जीवन काट रहा है, एक अपना लोग हैं। चलिए आइए आगे देखिए क्या लिखे, गाय 20 से 25 साल जिएगा, कौवा 15 साल जिएगा, केले का पौधा 25 साल जिएगा, गुलाब 5 से 7 साल, धान का पौधा 3 से 4 महीना, फल का कीड़ा 30 दिन, तितली 1 से 2 सप्ताह, बरगद का पेड़ 200 साल, कछुआ 100 से 150 साल, तोता 140 साल। आपकी क्लास देखने के बाद एक गाना सुन लीजिएगा, अभी नया नया गाना ट्रेंड में चल रहा है, कन्हैया जी तितली, भोजपुरी माया, सुन लीजिएगा। चलिए आइए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। जनन का प्रकार हम जानेंगे सबसे पहले कि जनन क्या होता है। आप लोग सब जैसा कि क्लास 10 में थोड़ा बहुत पढ़ ही लिया होंगे जनन के बारे में। जनन क्या होता है जी, एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें 2 जीव भाग लेते हैं और अपनी जैसा संतति को जन्म देते हैं। 2 जीव भाग ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, हम आगे पढ़ेंगे। तो जनन क्या है, जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव क्या करते हैं, अपने से छोटे संतति को जन्म देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जनन 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जिंदा रहे खातिर जनन जरूरी है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जनन क्या करेगा, सिर्फ एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखेगा। जिंदा रहने के लिए बिल्कुल भी जनन जरूरी नहीं है। तो आप शादी नहीं भी करिएगा तो जिंदा रहिएगा, एकदम टनाटन रहिएगा। चलिए तो याद रखिएगा जनन क्या होता है। देन जनन 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। कमेंट में बताइएगा, अगर फास्ट बोल रहे हैं तो आप कहिएगा धीरे धीरे बोलेंगे, ठीक। जनन 2 तरह का होता है, अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन। आइए पढ़ते हैं सबसे पहले अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन में क्या होगा, एक जीव भाग लेगा, यानी कि इसमें क्या होगा, एक जीव में ही क्षमता होता है अपने जैसे संतति को उत्पन्न करने में। इसमें युग्मक का निर्माण हो भी सकता है, युग्मक का निर्माण नहीं भी हो सकता है। इसमें क्या क्या पॉइंट लिखा आपको याद रखना है। देखिए अलैंगिक जनन क्या होता है, इसमें युग्मक का संलयन नहीं होता है, समसूत्री विभाजन होता है। आपको पढ़ाए थे समसूत्री विभाजन, अभी कहाँ से पढ़ा लिए। समसूत्री विभाजन सिंपल क्या माने, समसूत्री जैसे इसमें अगर समसूत्री विभाजन हो रहा है तो ठीक इसके जैसा 2 मार्कर बन जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। इसको मान चलिए सेल, अगर इसमें समसूत्री विभाजन हो रहा तो ठीक इसी तरह का 2 बन जाएगा जिसमें कि कुछ नहीं चेंज होगा, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में कुछ नहीं चेंज। अगर इसमें अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो दोनों आधा आधा बन जाएगा, जैसे ये तो आधा यही 2 भाग में टूट जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखिए, जो अलैंगिक जनन होता है तीव्र गति से होता है, एकदम तेजी होता है। ऐसा नहीं कि मानव है 9 महीना समय ले रहा है, 9 महीना के बाद फिर भुआ जन्म ले रहा है, इसमें ऐसा नहीं है। एकदम मिनटों सेकंडों में ढेर सारे, जैसे आप दही जमा है ना, अब देखिएगा 50 kg दूध लीजिएगा, उसमें अगर थोड़ा सा भी आप बैक्टीरिया डालिएगा, बैक्टीरिया के मतलब दही के जोड़न आप डालिएगा, देखिएगा कि तुरंत से
7 से 8 घंटा में या 3 से 4 घंटा में पूरा दही जम जाता है। तब समझ सकते हैं कितना ज़्यादा फास्ट ग्रो करता है, वो लैंगिक जनन ही होता है। आगे लिखे हैं कि निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। निम्न श्रेणी जंतु जीव का एक मतलब जनरली ये एक कोष के जीव में होता है जो निम्न वर्ग के जंतु होते हैं। अगर उच्च कोटि के पौधा में अगर अलैंगिक जनन हो रहा है तो उसको हम कहते हैं कायिक जनन, जो कि हम पढ़ेंगे। हर एक बार इसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कायिक जनन का जो अलग अलग विधि होता है उसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है। एग्जाम्पल हम देखिए क्या लिखे, जीवाणु हो गया, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल हो गया, अमीबा हो गया, ईस्ट हो गया, हाइड्रा, इस सब में क्या होगा, अलैंगिक जनन होगा। तो यहाँ तक आप समझ रहे हैं। फिर से सुन लीजिएगा, हम लोग पढ़ना शुरू किए हैं जीवों में जनन। ध्यान से आपको सुनना, आपका एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाना है तो आप बना सकते हैं। हम लोग अभी पढ़े क्या जीवन अवधि क्या होता है, समझ गए। जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक को हम लोग जीवन अवधि कह लेते हैं। देन हम जाने कि जीवन अवधि आकार पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता। हाथी इतना ज़्यादा विशाल है, तोता छोटा है। तोता जी रहा 140 साल, हाथी जी रहा 90 साल। दिख रहे हैं, कुछ जीव का जीवन अवधि लिख दिए, आपको याद रख लेना है। देन हम लोग पढ़ना शुरू किए हैं जनन क्या होता है। जानते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जीव अपनी जैसे संतति को जन्म देता है। दूसरा क्या होता है अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। इसमें अंतर भी आप याद रख लीजिएगा, 10th में पढ़े होंगे, ज़्यादा जानने का जरूरत नहीं है। अलैंगिक जनन के बारे में हम जाने कि इसमें युग्मक का संलयन नहीं होगा, समसूत्री विभाजन होता है। इसमें तीव्र गति से होता है, निम्न श्रेणी के जंतु में होता है। उच्च कोटि के पादप में अलैंगिक जनन अगर हो रहा है तो उसको हम लोग कायिक जनन कहते हैं, जिसके बारे में हमको पढ़ना है। कायिक जनन भी दो तरह का होता है, एक कृत्रिम होता है और एक प्राकृतिक होता है। तब आगे पढ़ाएंगे आपको। एग्जाम्पल में जीवाणु हो गया, कवक हो गया, प्रोटोजोआ, शैवाल, अमीबा, ईस्ट, हाइड्रा। समझ रहे हैं यहाँ तक। अब आइए हम लोग अलैंगिक जनन को पहले डिटेल में पढ़ लेते हैं कि अलैंगिक जनन का कौन कौन सा प्रकार होता है। जैसे कि विखंडन हो गया, आपका कायिक जनन हो गया, मुक्लन हो गया, इस सब के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए इसको लिख लीजिए आप। अगर ज़्यादा फास्ट हो रहे तो आप लोग बता दीजिएगा, थोड़ा और धीरे हो जाएंगे। लिख लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक टर्म कोलोन लिखे हैं। कोलोन शब्द क्या होता है, अभी हम आपको बता लिए कि अलैंगिक जनन क्या होता है, किस जीव में होता है। कोलोन क्या होता है कि जो अलैंगिक जनन के द्वारा संतति उत्पन्न होते हैं अपने माता पिता के बिल्कुल समान होते हैं, शारीरिक रूप से भी और आनुवांशिक रूप से भी। ध्यान से सुनिएगा, क्रैश कोर्स है, आपको कंटेंट पूरा पढ़ाया जाएगा। आपको थोड़ा सा मेहनत करना है कि जो हम बोले हैं अगर इस पर नहीं लिखा तो आप खुद से लिख सकते हैं। तो हम धीरे धीरे बोलने का कोशिश करेंगे। देखिए क्या लिखे कोलोन, आप लिखिएगा कोलोन क्या होता है। आप लिखिएगा कि अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति अपने माता पिता से शारीरिक तथा आनुवांशिक रूप से एक जैसा होता है, जिसे हम क्लोन कहते हैं। तो देखिए यहाँ लिख दिए हैं क्लोन कि आकारकीय तथा आनुवांशिक रूप से समान जीवों के लिए क्लोन शब्द का उपयोग करते हैं। आप कह सकते हैं कि 2 कॉपी, जैसे यह ना मार्कर, अगर इसमें अलैंगिक जनन हो रहा है तो ठीक इसी के जैसा आएगा और मार्कर बनेगा, कुछ में चेंज नहीं आएगा। 2 कॉपी अपन माई बाप जैसा नजर आएगा। उसी के लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, क्लोन। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा क्लोन क्या होता है, लिख लीजिएगा। अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं अलैंगिक जनन का प्रकार, क्या क्या अलग अलग प्रकार होता है। आइए देखिए, सबसे पहले क्या लिखे हैं, विखंडन। इसमें आप क्या लिखिएगा, अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीवों का शरीर 2 या 2 से अधिक भाग में टूटकर प्रत्येक भाग नए संतति का निर्माण कर लेती है, उसे हम क्या कहते हैं, विखंडन। एक बार और बोल दे रहे हैं, फिर से हम आपको बोल रहे हैं, आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। विखंडन क्या होता है, आप लिखिएगा कि विखंडन अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में टूटकर प्रत्येक भाग नए संतति का निर्माण कर लेती है या नए जीव का निर्माण कर लेती है, जिसे हम विखंडन कहते हैं। और देखिए विखंडन 2 तरह का होता है, द्विखंडन और बहुखंडन। नाम से पता चला, द्विखंडन में क्या होगा, जीव का शरीर 2 भाग में टूटेगा, प्रत्येक भाग नया जीव बना लेगा। बहुखंडन में क्या होगा कि जीव का शरीर 2 से अधिक भाग में टूटेगा और प्रत्येक भाग क्या करेगा, नया जीव बना लेगा। तो देखिए क्या लिखे, विखंडन का इंग्लिश फिजन होता है। 2 तरह का होगा, एक होता है द्विखंडन और एक होता है बहुखंडन। द्विखंडन में क्या लिखिएगा कि अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें जीव का शरीर 2 भाग में टूटता है और प्रत्येक भाग नए जीव का निर्माण कर लेता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, अमीबा हो गया, पैरामीशियम। अमीबा पैरामीशियम टिक लगाए, मतलब पूछा जाएगा, 100% फिक्स है या कभी पूछा गया ही होगा। तो देखिए द्विखंडन में क्या याद रखना, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, जीवाणु, ये सब में क्या होता है, द्विखंडन विधि होता है अलैंगिक जनन का। उसके बाद क्या लिखे, वो विखंडन मल्टीपल फिजन, इसमें जीव का शरीर 2 से अधिक भाग में टूटकर प्रत्येक भाग नए जीव का निर्माण करेगा। एग्जाम्पल याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम। नीचे अमीबा देखिए लिखे हैं, द्विखंडन में भी अमीबा लिखे हैं ना, इधर भी। लेकिन इसमें जो बहुखंडन होगा अमीबा में, ये प्रतिकूल परिस्थिति में होगा। प्रतिकूल परिस्थिति समझ रहे हैं, अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि जब खाना खत्म हो गया, वातावरण का मान चलिए टेम्परेचर बढ़ गया है, पीएच चेंज हो गया, तब इस अमीबा में क्या होगा, ये बहुविखंडन होगा। तो इसमें देखिए एक प्रक्रिया होता है जिसको हम कहते हैं स्पंदन प्रक्रिया। ध्यान से सुनिएगा क्या होता है स्पंदन प्रक्रिया। तो आप लिखिएगा कि प्रतिकूल परिस्थिति में, यानी कि जब खाना खत्म हो गया, तापमान चेंज हो रहा है, अमीबा क्या करेगा, अपने ऊपर एक सुरक्षा कवच बना लेता है। जैसे
अनुकूलित परिस्थिति आएगा, यानी कि फिर से वातावरण सामान्य होगा, ये क्या करेगा, बहुविखंडन द्वारा विभाजित करके नया नया संतति, नए संतति का निर्माण कर लेगा। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। विखंडन क्या होता है समझ रहे हैं? हम बोले विखंडन दो तरह का होता है, द्विखंडन, बहुखंडन। द्विखंडन में जीव दो भाग में टूटेगा, प्रत्येक भाग नेका जीव बनाएगा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लियन जीवाणु। बहुविखंडन में हम बोल रहे हैं प्लाज्मोडियम हो गया, अमीबा। अमीबा कब बने करेगा बहुविखंडन? तो याद रखिएगा प्रतिकूल परिस्थिति में, जब खाना खत्म हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, पीएच बदल गया। इसमें एक प्रक्रिया कहलाता है स्पंदन प्रक्रिया। ये क्या होता है, अमीबा अपने ऊपर एक सुरक्षा कवच का निर्माण कर लेगा, जैसे ही प्रतिक अनुकूलित परिस्थिति आएगा, ये टूट करके बहुविखंडन द्वारा विभाजित कर लेगा। तो याद रखिएगा द्विखंडन विधि का एग्जाम्पल और बहुविखंडन का एग्जाम्पल। चलिए अब इधर देखिए, द्विखंडन और बहुविखंडन में आपसे अंतर पूछा जा सकता है। तो देखिए लिख दिए हैं, द्विखंडन में क्या लिखिएगा कि इस विधि में दो जीव भाग लेते हैं, सॉरी दो संतति बनते हैं, दो संतति बनेगा यानी कि दुगुना जीव बनेगा। बहुविखंडन में क्या होगा, कई संतति। हम छोटा छोटा लिखे, इसका मतलब आप लिख पाइएगा, हम ये मान के चल रहे हैं। इसमें क्या लिखिएगा कि द्विखंडन की विधि में दो संतति का निर्माण होता है, बहुखंडन में दो से अधिक संतति का निर्माण होता है। आगे देखिए क्या लिखिए, इसमें जो केंद्रक होता है सिर्फ एक बार विभाजित करेगा, जबकि बहुविखंडन में बार बार विभाजित करेगा। हम आपको फिगर के मदद से समझाएंगे अभी। उसको देखिए क्या लिखे, द्विखंडन अनुकूलित परिस्थिति में हुआ था। अनुकूल परिस्थिति मतलब जब भोजन मिल रहा है उसको, वातावरण का तापमान ठीक ठाक है, पीएच ठीक है, तब होगा ये। उसके बाद बहुविखंडन अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थिति दोनों में होगा, यानी कि जब वातावरण समान है तब भी होगा, जब वातावरण असामान्य है तब भी होगा। कौन सा जी, बहुविखंडन। इसमें अमरत्व होता है, मतलब ये मरेगा नहीं। अब जब एनसीईआरटी पढ़िएगा ना, अगर आप पढ़िएगा तब, अगर आपको पढ़ने लिखने में मन लग रहा होगा तो आप एनसीईआरटी का देखिए एक लाइन, अगर आप इंग्लिश में पढ़िएगा तो वहाँ देखिएगा लिखल होगा कि नो वन इज इमोर्टल एक्सेप्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है कि कोई भी अमर नहीं है एक कोष के जीव को छोड़ के। अपना लोग क्या है, बहु कोष के, मरेंगे फिक्स है, लेकिन जो एक कोष के जीव कभी मरता ही नहीं है। कैसे मरेगा जी, जैसे मान चलिए अमीबा है, दो भाग में टूटा, फिर ये दो भाग में टूटेगा, टूट टूट के बनते रहेगा, तो कभी मरेगा, ये तो अमर कहलाएगा। ये अमरत्व होता है, अमरत्व का मतलब ये होता है। अब समझ रहे हैं कि आप बायोलॉजी पढ़ने से भी थोड़ा मोह माया से दूर हो सकते हैं। आप बायोलॉजी में आसानी से पढ़ लीजिएगा कि नो वन इज इमोर्टल, मतलब कोई भी अमर नहीं है, सबको मरना है। किसको छोड़ के, एक कोष के जीव को छोड़ के। अगर ये भी पढ़ के आपको भेवाजाम नहीं घुस रहा तो समझिए नहीं बोलेंगे। आइए पहले अभी एग्जाम का तैयारी कर लेते हैं। उसके बाद इधर क्या लिखिए, अमरत्व का अभाव होता है, यानी कि ये अमर नहीं होता, ठीक, ये विलुप्त हो सकता है। तो विखंडन समझ गए, द्विखंडन बहुखंडन में भी क्या अंतर होता है ये भी समझ गए। जो भी पढ़ा रहे हैं एग्जाम में 100% आएगा, याद रखिएगा आपको। उसके बाद देखिए हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं मुकुलन। मुकुलन में आप क्या लिखना है कि अलैंगिक जनन की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव के शरीर से उभार निकलता है, जिसको हम कलिका कहते हैं, और वो बाद में क्या होगा जी, शरीर से टूट करके नया जीव बना लेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। आपको हम जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे मान चलिए आपका ईस्ट है, ठीक, इसमें क्या होगा देखिए, इस तरह से उभार निकलेगा शरीर से, केंद्रक विभाजित करेगा, फिर बाद में क्या होगा, ये शरीर से टूट करके ये भाग फिर से नया जीव बना लेगा, इसी को हम क्या कहते हैं, मुकुलन। तो एक और बोल दे, मुकुलन क्या होता है, आप लिखिएगा अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव के शरीर से एक उभार निकलता है और वो बाद में क्या होता है, टूट करके नए जीव का निर्माण कर लेता है, जिसको हम लोग मुकुलन कहते हैं। मुकुलन दो तरह का होगा, बहिर्जात मुकुलन, अंतर्जात मुकुलन। बहिर्जात मतलब जो कलिका बनेगा शरीर के बाहर बनेगा, जैसे कि ईस्ट में होगा और हाइड्रा में हो गया, ये ईस्ट हो गया। अंतर्जात मुकुलन में एग्जाम्पल याद रखिएगा स्पंज। इसमें क्या होता है, जो ये बनता है कलिका वो शरीर के अंदर, देख रहे हैं ये शरीर के अंदर है, ये जनरली प्रतिकूल परिस्थिति में होता है, यानी कि जब वातावरण सामान्य नहीं होता है, और बाद में जैसे सामान्य होगा बाहर निकल के नया जीव बना लेगा। तो समझ गए मुकुलन। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, हम लोग अलैंगिक जनन पढ़ना शुरू कर दिए हैं। अलैंगिक जनन का प्रकार हम लोग विखंडन पढ़ लिए क्या होता है, विखंडन का दो प्रकार, द्विखंडन क्या होता है, बहुखंडन क्या होता है, एग्जाम्पल भी देख लिए। अब हम समझ रहे हैं मुकुलन क्या होता है। मुकुलन भी दो तरह का होता है, बहिर्जात मुकुलन, अंतर्जात मुकुलन। बहिर्जात में कलिका शरीर से बाहर निकले, बाहर बनेगा, अंतर्जात में शरीर के अंदर, जैसे यहाँ देखिए आपको दिख रहा है, इस शरीर के बाहर कलिका बना, फिर बाद में टूट करके नया जीव बना लेगा। अंतर्जात में शरीर के अंदर बनेगा और बाद में जब वातावरण सामान्य होगा तो निकल करके नया जीव बना लेगा। यहाँ तक समझ रहे हैं, कोई दिक्कत है तो आइए इसको छाप लीजिए, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। तो आइए नेक्स्ट पढ़ते हम लोग बीजाणु जनन। इससे पहले हम बहुखंडन पढ़ लिए हैं, द्विखंडन पढ़ लिए हैं, मुकुलन क्या होता है पढ़ लिए हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा, बैठ के नोट्स बनाते जाना है, मुंह नहीं देखना, इधर कॉपी कलम लेके बैठना पढ़ने। इन्हें के कमल में घुस के पढ़ने शुरू कर दिए, अभी नींद आएगा बहुत ज़्यादा। चलिए आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग बीजाणु जनन के बारे में। बीजाणु जनन क्या होता है, ये भी आपका लैंगिक जनन का प्रक्रिया जिसमें बीजाणु का निर्माण होता है। याद करिए, आप क्लास 11 में पढ़े होंगे कि फंजाई किस तरह से ग्रो करता है, हवा में उड़ रहा, जहीं तहीं रह रहा, आपको पता है, जहाँ देखा
जैसे मान चलिए ब्रेड देखा, उस पर क्या करता है, ग्रो करता है, उस पर बीजाणु बना लेता है, फिर हवा में उड़ेगा इस तरह से। तो बीजाणु जनन में क्या होता है कि बीजाणु का निर्माण हो गया, लैंगिक जनन की प्रक्रिया। बीजाणु भी दो तरह का होता है, एक होता है चल बीजाणु, एक होता है अचल। चल बीजाणु क्या है, मतलब जिसमें फ्लैजिला पाया जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, कसाभिका उपस्थित रहेगा। फ्लैजिला किस में मदद करता है, चलने में मदद करता है। तो चल बीजाणु में क्या होगा, कसाभिका उपस्थित होगा और चल में अनुपस्थित होगा। एग्जाम्पल में याद रखिएगा, जो चल बीजाणु का एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास हो गया, और चल का एग्जाम्पल याद रखिएगा यूलोथ्रिक्स। नेक्स्ट देखिए आपको नजर आ रहा है ये क्लेमाइडोमोनास, इसमें फ्लैजिला पाया जा रहा है, उसका यूलोथ्रिक्स में फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट है कोनेडिया, कोनेडिया का एग्जाम्पल याद रखिएगा पेनिसिलियम। सिंपल आपसे पूछा जाएगा, बताइए कोनेडिया का एग्जाम्पल कौन सा, तो आप कह दीजिएगा पेनिसिलियम। इस तरह से पेनिसिलियम पाया जाता है, इसके ऊपर देखिएगा कोनिडिया का निर्माण हो जाता है, जो कि अचल होता है, इसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट आता है विखंडन। इससे पहले भी आपको हम तुरंत पढ़ाए थे विखंडन के बारे में, जिसको हम लोग फिजन बोले थे ना, जिसको हम लोग बोले थे क्या, फिजन। फिजन और फ्रेगमेंटेशन में अंतर है, हिंदी तो दोनों का लगभग सेम नजर आ रहा होगा आपको। वो जो फिजन होता है आप लिख लीजिएगा, वो एक कोशिकीय जीव में होता है। जो विखंडन होता है, फिजन की प्रक्रिया, वो एक कोशिकीय जीव में होता है, लेकिन जो फ्रेगमेंटेशन होता है ना, ये बहुकोशिकीय जीव में होता है, जैसे कि शैवाल हो गया, प्लेनेरिया हो गया। समझ पा रहे हैं, सिर्फ आपको एग्जाम्पल याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, चलिए बीजाणु जनन समझ लिए, कोनिडिया समझ लिए, विखंडन समझ लिए। नेक्स्ट आते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या, यह भी एक अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है, जो कि पेड़ पौधों में होता है। देखिए क्या लिखिए कायिक प्रवर्धन, आइए लिखिए, चलिए लिखना शुरू कीजिए। कायिक प्रवर्धन में क्या लिखिएगा कि यह एक अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है, जिसमें प्लांट का कोई पार्ट, जिसको हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं, उसे क्या करेगा, फिर से नया प्लांट बना लेता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन। एक बार और बोल दिए, कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया है जिसमें प्लांट का पार्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं जी, कायिक प्रवर्धन कहते हैं, उससे कोई फिर से क्या करेगा, नया प्लांट बना लेगा। जैसे कि उसका जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, ये सबसे क्या करेगा, फिर से वो नया प्लांट बना लेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन। लेकिन है ये अलैंगिक जनन की प्रक्रिया। अब हम पढ़ रहे हैं कायिक प्रवर्धन का प्रकार। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान से सुनते रहिएगा। जब हम कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कायिक प्रवर्धन दो तरह का होगा, एक होगा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक में मतलब मानव छेड़छाड़ नहीं करेगा, और कृत्रिम में क्या होगा, मानव छेड़छाड़ करेगा, काट पीट जोड़ करके कुछ नया बनाएगा। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में क्या लिखना है कि बिना मानव के हस्तक्षेप से जो प्रक्रिया होगा उसको हम लोग प्राकृतिक कहते हैं। जैसे कि जड़ों द्वारा, हम देखेंगे कि जड़ से कौन कौन सा प्लांट है, इसमें आपसे पूछा क्या जाएगा, जैसे आपसे पूछा जाएगा बताइए जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन का एग्जाम्पल, तो हम आपको आगे लिखा देंगे, याद रख लीजिएगा। जड़ों द्वारा यानी कि जड़ से भी फिर से नया प्लांट बनाया जा सकता है, तना से बनाया जा सकता है, पत्ती के द्वारा भी बनाया सकता है, पत्रकंद जिसको हम इंग्लिश में बल्बिल्स कहते हैं, इस सब से क्या होता है जी, फिर से नया हम प्लांट बना सकते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आप गुलाब का डंटी तोड़ के लाते हैं, उसको लगा देते हैं, लग जाता है ना, तो क्या हो गया, तना हो गया, यानी कि बाय स्टीम से उसको हम लगा सकते हैं। इसी तरह से जैसे कि आप गन्ना लगाते हैं, हम गन्ना को मिट्टी में डाल देते हैं, फिर उसे नया प्लांट बन जाता है। तो हम देखेंगे किस तरह से होता है। फिर से सुनिएगा, हम लोग अलैंगिक जनन पढ़ना शुरू कर दिए हैं। अलैंगिक जनन में हम लोग विखंडन पढ़ लिए हैं, विखंडन का प्रकार द्विखंडन पढ़ लिए हैं, बहुखंडन पढ़ लिए हैं, मुकुलन पढ़ लिए हैं, देन हम लोग बीजाणु जनन पढ़ लिए हैं, कोनिडिया पढ़ लिए। कोनिडिया का एग्जांपल याद रखिएगा पेनिसिलियम। फ्रेगमेंटेशन याद रखिएगा, बहुकोशिकीय जीव होता है, शैवाल, प्लेनेरिया। कायिक प्रवर्धन में याद रखिएगा वेजिटेटिव प्रोग्रेशन इंग्लिश में कहते हैं, यह भी अलैंगिक जनन का प्रक्रिया है, जिसमें प्लांट का जो कोई भी पार्ट लेते हैं, जैसे कि जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती, इससे फिर से नया प्लांट बन सकता है। कायिक प्रवर्धन दो तरह का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक रूप से होगा बिना मानव के हस्तक्षेप से, और जो कृत्रिम होगा मानव के हस्तक्षेप से होगा, काट पीट करके जोड़ करके कुछ नया प्लांट बनाएगा। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में हमको पढ़ना जड़ों द्वारा कैसे होता है, तना, पत्ती, पत्रकंद के द्वारा। यहाँ तक आपको अच्छे से नोट्स में लिख लेना है। आइए अब इसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं कि जड़ के द्वारा कौन सा बन जाता है, तने से कौन सा एग्जाम्पल, पत्ती से, पत्र प्रकंद द्वारा कौन होता है, बाइबल्बिल्स। समझ रहे हैं। जब आप लेक्चर खत्म कर लीजिएगा तो आपका काम रहेगा आज ही क्या, आज रिवीजन करके सुतना, बिना रिवीजन किए नहीं सोना है, रिवीजन कर लेना। फिर जब हम कल आएंगे तो कल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आपको मजा आएगा क्वेश्चन करने में, और आपको लगेगा कि हाँ ठीक ठाक पढ़ लिए। तो ये यहाँ तक लिख लीजिए, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आइए देखिए क्या लिखे, जड़ों द्वारा, यानी कि जड़ से कौन कौन सा एग्जाम्पल है जो कि जड़ से नया प्लांट बना सकता है। जिस तरह से हम लिखा है सिर्फ इसी तरह से आपको एग्जाम्पल याद रख लेना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए जड़ों द्वारा एग्जाम्पल में क्या लिखे, शकरकंद हो गया, सतावर हो गया, दहलिया, इसको इंग्लिश में हम स्वीट पोटैटो कहते हैं, जिसको हम लोग अलवा भी बोल देते हैं। एस्पैरागस हो गया, दहलिया हो गया। नीचे हम लिखे तने के द्वारा, अब इधर बगल में कायिक प्रवर्धन लिखना जरूरी नहीं है ना, इतना समझ जाइएगा कि हम लिखे कि तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन किस तरह से होता है। बोर्ड दिख रहा है, हम नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, देख लीजिए। अब आइए पढ़ते हैं।
आवाज सही से सुनाना चाहिए। तने के द्वारा हम देखिए सबसे पहले क्या लिखे, भूमिगत तना, यानी कि मिट्टी के अंदर में तना रहेगा, उससे नया प्लांट कौन कौन बना सकता है। जिस तरह से निकले वही उसी तरह से आपको याद रखना है। जैसे कि प्रकंद, राइजोम हो गया, इसका एग्जांपल याद रखिएगा, हल्दी हो गया, अदरक हो गया, केला हो गया, ये सब क्या प्लांट जड़ के नीचे है, उससे वो फिर नया प्लांट बना सकता है। उसके बाद देखिए क्या लिखे, प्रकंद, ट्यूबर का एग्जाम्पल याद रखिएगा, आलू, बालू बोला जा रहा था, बिहार में बालू माफिया सब है काजी। चलिए आइए आलू। उसके बाद देखिए क्या लिखे हैं, सलकंद, बल्ब का एग्जाम्पल याद रखिएगा, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, लीची। जिस तरह से लिखा ठीक उसी तरह से आपको एग्जाम्पल रट लेना है। उसके बाद क्या लिखे, धान कद, कौर्म, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, जमीन कंद, अरबी। दूसरा लिखे है कि अर्धवायवीय तने द्वारा ऊपरी भूमस्तरीय या जिसको रनर कहते हैं, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, दूब घास। अंत भूअस्थायी का एग्जाम्पल याद रखिएगा, जिसको इंग्लिश में शक्कर बोलते हैं, पुदीना। ले ला पुदीना, गाना सुने हैं ना आप लोग, नहीं सुने तो जब क्लास खत्म हो जाएगा कान में ईयरफोन लगा करके सुन लीजिएगा, ले ला पुदीना, अच्छा लगेगा सुनने में। अगर देखिए क्या लिखे, भूअस्थायी, स्ट्रॉबेरी। उसके बाद लिखिए भूअस्थायी का, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, जलकुंभी और पिस्टिया। जलकुंभी के बारे में एक और आपको बात याद रखना है, जलकुंभी जगह अपना लोग गाँव में क्या कहते हैं, लखुआ या भकुआ, इसे जो भी बोलते हैं। जलकुंभी को हम लोग बंगाल का आतंक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखिए होता क्या है, आप किसी को देखिए, देखने में आपको सुंदर लगा और आपको लगता है कि हमारे जीवन में आएगा और हमारा जीवन एकदम से खुशहाल हो जाएगा। ठीक उसी तरह से इस जलकुंभी के साथ हुआ था। जलकुंभी को लाया गया था, इसमें देखिएगा पीला पीला, सॉरी पीला कहते हैं, ब्लू ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का, हल्का नीला कलर का फूल होता है, जो कि देखने में एकदम आकर्षक होता है। तो इसका जो जलकुंभी का फूल था देखने में एकदम आकर्षक लग रहा था, तो इसको लगा कि अपने यहाँ लाया जाए, जिससे क्या होगा कि जो पोखर होता है उसका खूबसूरती बढ़ेगा। लेकिन ये खूबसूरत तो है, लेकिन इतना ज़्यादा खतरनाक है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेता है, और जहाँ पे ये ग्रो होगा ना, वहाँ पे जलीय जीव को वृद्धि नहीं होता है। लगता है इधर उधर ऊपर हो गया, फिर से बोल देते हैं एक बार, चलिए ये सुन लीजिएगा। हम बोल रहे हैं कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक बोला गया है। इसके खूबसूरती को देख करके इसको लाया गया था बंगाल में, सोचा कि प्लांट जो ये ग्रो करेगा वाटर में तो देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन देखा गया कि जहाँ पे ये ग्रो करता है ना, वहाँ पे ये ऑक्सीजन को नहीं जाने देता, यानी कि यहाँ पे मछली जो भी जलीय जीव है वो ग्रो नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसको हम लोग बंगाल का आतंक कहते हैं। तो ध्यान रखना, ये चीज़ देखे में खूबसूरत है, जरूरी नहीं कि आपके जीवन में खुशी देगा, बर्बादो कर सकता है, तो मोह माया से बच के रहना है। थोड़ा भी पढ़ लेना, अभी आपके बोर्ड का एग्जाम आने वाला है ना जी, तो मोह माया की बात कहाँ से आ गया। चलिए आइए, तो जलकुंभी के बारे में याद रखिएगा, इसको हम लोग बंगाल का आतंक कहते हैं। तीसरा लिखे हैं पत्ती के द्वारा का एक बार वर्धन, यानी कि कुछ ऐसा भी प्लांट है जिसके पत्ती से क्या होगा, नया प्लांट बन सकता है। तो एग्जाम्पल याद रखिएगा, बड़ा फिल्म हो गया, बेगोनिया हो गया। चौथा लिखे हैं पत्र कंद द्वारा, इसका एग्जाम्पल है एगेव पाइनएप्पल ऑक्जेलिस। एगेव रामबास इज जस्ट लाइक एलोवेरा, देखे हैं एलोवेरा जैसा नहीं होता है, कांटेदार, लेकिन इसमें एलोवेरा नहीं होता है, एलोवेरा जैसा होता है एगेव जिसको कहते हैं। उसका देखिए बी में लिखे हैं कृत्रिम विधि, आर्टिफिशियल, जिसमें मानव हस्तक्षेप करेगा, काट पीट के जोड़ जाड़ के कुछ नया प्लांट बनाएगा ताकि बेटर से बेटर प्रोडक्ट या प्रोडक्शन हो सके, आम लीची जो भी सेब आप बना रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक जनसंख्या को मिले, चाहे उसमें कितना ही केमिकल डालना पड़ जाए, उससे हमको मतलब नहीं है। मानव को क्या होना चाहिए जी, फूड जो भोजन है उसका आपूर्ति होना चाहिए, हो यही रहा। तो जैसे कलम लगाते हैं अपना लोग, आम हो गया, सेब हो गया, देखते हैं हम क्या करते हैं, पहले हम जो आम का गुठली है वो फेंकते हैं खाने के बाद, या उसको लगा देते हैं, उससे जो निकलता है उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाने के बाद किसी दूसरे प्लांट के डाली में इसे काट करके बांध देते हैं, आप लोग देखे होंगे गाँव में, तो उसी को हम कहते हैं कलम लगाना। दूसरा है कटिंग, एग्जाम्पल में गुलाब हो गया, मेहंदी हो गया, देखते हैं उसको काट के लाते हैं, कहीं लगा दिए, लग गया। उसके बाद लेयरिंग, एग्जाम्पल में अंगूर, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये ना इसका तना जी, तो इसके तना को क्या करते हैं, मिट्टी में धास देते हैं और ऊपर रहता है, फिर इसमें धीरे धीरे जड़ निकल जाता है, फिर से नया प्लांट बन जाता है। समझ रहे हैं? एक बार और हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं। हम लोग पढ़ना शुरू किए हैं जीवों में जनन, जीवन अवधि क्या होता है समझ गए, अलग अलग जीव का जीवन अवधि क्या होता है ये भी हम देख लिए। उसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू किए जनन के बारे में। जनन दो तरह का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। देन हम अलैंगिक जनन पढ़ना शुरू किया, लैंगिक जनन का अलग अलग प्रकार पढ़े, जैसे कि मुकुलन पढ़ लिए हैं। विखंडन क्या होता है, विखंडन का दो प्रकार होता है, द्विखंडन, बहुखंडन। मुकुलन भी दो तरह का होता है, बहिर्जात अंतर्जात पढ़ लिए हैं। देन हम लोग बीजाणु जनन क्या होता है ये भी पढ़ लिए हैं। हम लोग कायिक जनन पढ़ना शुरू किए थे, कायिक जनन में अलग अलग प्रकार से किस तरह से प्लांट ग्रो करेगा वो भी देख रहे हैं। यहाँ पर हम सिर्फ एग्जाम्पल लिख दिए हैं, इसी तरह से आपको एग्जाम्पल याद रख लेना है। जब हम लॉन्ग ड्यूरेशन में जब हम आपको सिलेबस पढ़ा रहेंगे वहाँ हम एक एक करके
इस सब के बारे में पढ़ते हैं। अब इसी पर आपको एग्जाम्पल याद रख लेना, ठीक इसी तरह सबसे पूछा जाएगा। जिस सबसे पूछेगा बताइए राइजोम का एग्जाम्पल कौन है, तो आप कह दीजिएगा हल्दी, अदरक, केला, ये सब किसका एग्जाम्पल है, राइजोम का एग्जाम्पल है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लैंगिक जनन। आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा। इसके बाद एक और हम टर्म लिखेंगे, अनिषेचक जनन क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस। क्या होता है पार्थिनोजेनेसिस? पार्थिनोजेनेसिस एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें बिना निषेचन के जीव बन जाता है। जैसे आप सुने होंगे ड्रोन, अभी नहीं सुनेंगे, जब आपको हम जेनेटिक्स पढ़ाएंगे वहाँ पढ़ाएंगे कि किस तरह से ड्रोन बनता है। ड्रोन सुनकर नया नहीं लगना चाहिए, मधुमक्खी को हम कहते हैं, किस तरह से बिना निषेचन के ही बन सकता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, एक टर्म पढ़ेंगे अनिषेचक जनन क्या होता है, देन हम लोग लैंगिक जनन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग यहाँ तक पढ़ लिए हैं। अगर समझने में दिक्कत हो रहा, आप थोड़ा सा स्पीड कम कर लीजिएगा, या आप कमेंट में बता दीजिएगा कि सर फास्ट हो रहा, थोड़ा धीरे धीरे बोलिए। सर नहीं भैया बोल सकते हैं आप। तो आइए यहाँ तक लिख लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं लैंगिक जनन। एक बार में आपको बैठना है, कॉपी कलम लेकर के, बगल में पानी लेकर के, लेक्चर देखना शुरू करना, केकरो पर ध्यान नहीं देना, कान में ईयरफोन ठूस लेना। जिस तरह से गाना सुनते हैं ना उसी तरह से लगा लेना है, आराम से लेक्चर देखने रहना। 2 महीना समय बचले, पढ़ लिख लो बउआ, नहीं तो कोई पूछे वाला नहीं है। ऐसी शादी होगा घर वाली छोड़ के भाग जाएगी। चलो लिख लो यहाँ तक। आइए आगे पढ़ते हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं हम। अभी हम आपको बताए थे क्या अनिषेचक जनन क्या होता है। अनिषेचक जनन या जिसको हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, जीव का विकास होना बिना निषेचन, उसी को हम क्या कहते हैं अनिषेचक जनन। एग्जाम्पल में याद रखिएगा ड्रोन और कुछ छिपकलियाँ। छिपकलियाँ समझ रहे हैं ना जी, जो रंग बदलते रहता है, आदमी से कम में रंग बदलता है। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं लैंगिक जनन के बारे में। आइए हम पढ़ते हैं लैंगिक जनन के बारे में। अब यहाँ ये नहीं लिखाएंगे लैंगिक जनन की, लैंगिक जनन वैसी प्रक्रिया है जिसमें 2 जीव सम्मिलित होते हैं, युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक का फ्यूजन होता है। ये सब यहाँ नहीं करना नौटंकी, आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनते रहना। ये सब आप पहले ही पढ़ चुके। हम लोग एक क्रैश कोर्स की तरफ पढ़ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे ज़्यादा अगर लिखने में समय देंगे तो फिर आपको लेक्चर का ड्यूरेशन ज़्यादा होगा, फिर आपको देखने में मन लगेगा नहीं है ना। ऐसे भी आप लोग फिल्म तो 1-2 घंटा का देख लीजिएगा, लेक्चर 1 घंटा का देखने में तो हालत ख़राब हो ही जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ने का आदत सबको नहीं बना होता और ऑनलाइन पढ़ना थोड़ा कठिन भी होता है। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि आप ऑनलाइन पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़िएगा कोई और पढ़ के अच्छा कर लेगा। आपका बहाना तो कोई सुनने वाला है नहीं। आपको हम पहले भी बता चुके, जैसे लॉकडाउन आ गया था, लॉकडाउन में जो बच्चा ऑनलाइन किया अच्छा किया, ठीक है, जो नहीं पढ़ा उसका कोई बहाना नहीं सुनने वाला है। हम लोग भी कोविड के सताए हुए हैं, तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए ये पढ़ते हैं लैंगिक जनन। तो अगर कोई लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं लैंगिक जनन क्या होता है। लिखिएगा कि जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें 2 जीव भाग लेते हैं, नर तथा मादा, और इसमें क्या होता है, युग्मक का भी संलयन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं लैंगिक जनन कहते हैं। आगे हम लिखें कि यह जो लैंगिक जनन होता है ना, उच्च वर्ग के जंतु और पेड़ पौधों में होता है। जैसे कि मानव में भी क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। तो वही लिखा गया कि यह उच्च वर्ग के जंतु तथा पेड़ पौधों में होता है। यह जटिल तथा धीमी प्रक्रिया, बहुत धीमी प्रक्रिया मानव बनने में, मानव को विकसित होने में, बच्चा के विकसित होने में 9 महीना लगता है ना जी। ऐसा तो नहीं है कि छुइए 7 महीना में हो गया। हाँ कभी कभी होता है, आप देखिएगा, जिसको हम 7वां बच्चा सब कहते हैं, जो कि बच्चा होता है। अगर किसी का मान चलिए 7 महीना में बउआ हो गया, बच्चा एकदम हेल्दी है, तो आप मान के चल सकते कि मेहनत पहले से जारी था। ऐसा नहीं होता कि 9 महीना से पहले बच्चा जन्म ले लिया। किसी रेयर केस में हम बोल रहे हैं कि 7वां बच्चा हो जाता है, जो कि बच्चा वीक होता है। लेकिन अगर किसी का बच्चा 7 महीना में हो गया, बच्चा एकदम तंदुरुस्त है, माँ भी मस्त है, तो समझिए मेहनत पहले से जारी था। तो आइए पढ़ते हैं। ऐसे भी अपना लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, इतना तो बायोलॉजी आप पढ़ ही लीजिएगा कि मोह माया से दूर होइए जाइएगा। चलिए आइए, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा तब। यह जटिल तथा धीमी प्रक्रिया, यानी कि इसमें समय लगता है, जबकि अलैंगिक जनन में क्या होता है, समय नहीं लगता, पटापट खटाखट जनसंख्या बढ़ जाएगा। अगर मान चलिए 1 सेकेंड के लिए भी मानव में अगर भगवान अलैंगिक जनन का क्षमता दे दे तो समझ जाइए क्या होगा। अभी एक बार कोरोना आया था, लॉकडाउन लगा, देख रहे हैं किस तरह से जनसंख्या एकदम विस्फोट हो गया। अब क्या ना हो गया भगवान जाने, हम नहीं बता सकते हैं। बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, इतना आप समझ जाइएगा। अगर 1 सेकेंड के लिए भी अलैंगिक जनन का क्षमता मानव में आ जाए तो समझिए पैर रखने का जगह मिलेगा जी, कहीं नहीं जगह मिलेगा। तो भगवान सोच समझ के ही ना कुछ बना है सृष्टि को। ऐसे भी अगर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा कि लैंगिक जनन ही काहे बढ़िया है, अलैंगिक जनन काहे नहीं, लैंगिक जनन इसलिए बढ़िया क्योंकि इसमें विविधता आती है, जबकि अलैंगिक जनन में विविधता नहीं आती है। जो लैंगिक जनन है वो प्रतिकूल परिस्थिति में भी हो सकता है, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन में भी हो सकता है, लेकिन जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है उसके लिए क्या चाहिए, अनुकूल परिस्थिति चाहिए। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर आप लोग पढ़े होंगे, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। चलिए आगे हम पढ़ रहे हैं जीवों के जीवन का चक्र की अवस्थाएं, क्या क्या अवस्था आता है। हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बचपन वाला अवस्था यहाँ हटा दे रहे हैं। बचपन वाला अवस्था को हम लोग काउंट नहीं करते हैं।
हम लोग काउंट कहाँ करना से शुरू करते हैं? किशोरावस्था से, जुवेनाइल फेज, यानी कि जब आप में बुद्धि दिया जाता थोड़ा बहुत। जब आप किशोरावस्था में आ जाते हैं तो आप सोचने समझने लगते हैं क्या सही है क्या गलत है, फिर भी पता नहीं आप लोग क्या क्या कर लेते हैं। आजकल तो देख ही रहे हैं किस तरह से जमाना जाया जा रहा है। तो ये देखिए किशोरावस्था होता है, ये जिसको हम प्लांट में कहते हैं कायिक अवस्था। देखिए इसमें हमको लिखाना नहीं है, आपको याद क्या रखना है कि किशोरावस्था में या कायिक अवस्था में क्या होता है, जो जीव होता है खुद में परिपक्वता लाता है, खुद में मैच्योरेशन लाता है, खुद में वृद्धि लाता है, ताकि आगे वो लैंगिक जनन कर सके। अब कहिएगा सर हम पर लिख रहे हैं लैंगिक जनन करे खातिर, कि हम पढ़ रहे हैं किशोरावस्था में ताकि आगे चल के अच्छा कुछ हो जाए जीवन में, हम समझ रहे हैं, लेकिन आपको यही याद रखना कि किशोरावस्था में क्या करता है जीव, खुद में वृद्धि लाता है, परिपक्वता लाता है, ताकि आगे चल के वो लैंगिक जनन कर सके। उसके बाद क्या आ जाता है? प्रजनन अवधि, या जिसको परिपक्वता अवधि कहते हैं। इसमें देखिए क्या होगा कि जो जीव होगा ना जनन के लायक हो जाएगा, यानी कि आप जनन कर सकते हैं, माँ बाप बन सकते हैं, आप पिताश्री कहला सकते हैं, माताश्री कहला सकते हैं। तो प्रजनन अवधि में होगा। किशोरावस्था में क्या होगा? जीव खुद में वृद्धि लाएगा लैंगिक जनन के लिए। प्रजनन अवस्था में क्या होगा? अब ये लायक हो गया, जनन कर सकता है, माँ बाप बन सकता है। उसके बाद क्या था? जीर्ण अवस्था, जिसको हम कहते हैं सेंसेंट फेज, जिसको हम कहते हैं बुढ़ारी वाला अवस्था। समझ रहे हैं? पेड़ पौधा और जीव में दोनों में एक ही टर्म यूज कर लेते हैं, जीर्ण अवस्था। बुढ़ारी आ गया, अब आप जनन नहीं करिएगा। बुढ़वा तो फिर भी कर हो सकता है जीवन काल, लेकिन बुढ़िया नहीं कर सकता, क्योंकि हम आपको आगे पढ़ाएंगे कि जो मानव में शुक्राणु जो बनता है, यानी कि मेल में, वो जीवन काल बनेगा, लेकिन जो अंडाणु बनता है महिला में, वो 40-50 साल के बाद नहीं बनता है। इसलिए बुढ़वा ब्याह कर सकता है, बुढ़िया ब्याह नहीं कर सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा? आपका जीर्ण अवस्था आ जाएगा, और फाइनली क्या हो जाए? अब मर जाइएगा। अंत में की होगा? जीव का मृत्यु हो जाएगा। तो मरना फिक्स है। पहला लाइन जाके एनसीईआरटी का पढ़िएगा, नो वन इज इमोर्टल एक्सेप्ट यूनिसेलुलर, यानी कि कोई भी अमर नहीं है एक कोष के जीव को छोड़ के। तो ज़्यादा लोड लेना नहीं है, पढ़िए। जीवन का अलग अलग अवस्था है, बायोलॉजी में देख रहे हैं यह अवस्था है। और संस्कृत पढ़िएगा ना, पढ़े होंगे 10वां में, तो 16 को संस्कार होता है। जीवन वही नहीं जीना है। अभी विद्यार्थी जीवन है, मस्त खाइए पीजिए पढ़िए, एकदम रेल के मस्ती करना, रेल के पढ़ना है, बाकी इधर उधर काम नहीं करना है। तो तीनों अवस्था समझ गए क्या क्या होता है। अब आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लांट में अलग अलग क्या जीवन विधि होता है। हम जानेंगे कि वार्षिक पौधा क्या होता है, 12मासी पौधा क्या होता है। जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि कोई आम का पेड़ या लता में हर एक साल आवे छे, तो उसी को हम कहते हैं 12मासी। मतलब जीवन अवधि ढेर सारा दिन है, और क्या होगा? हर एक साल उसमें फल और फूल लगते रहेगा। फिर हम जानेंगे कि बेम्बू प्लांट है जो कि 50 से 100 साल में एक बार आता है। एक और हम एग्जाम्पल देखेंगे जिसको हम लोग नीला कुरेंजी कहते हैं। हम जानेंगे कि उसमें 12 साल में एक के बार फूल आता है, एकदम अट्रैक्टिव देखने में लगता है, अपने और आकर्षित करेगा। केरल तमिलनाडु सब में पाया जाता है। उसको देखने के लिए टूरिस्ट भी आता है, यानी कि लोग घूमने आता है देखने। 12 साल में एक बार प्लांट आता है। तो पहले आइए यहाँ तक लिख लीजिएगा। समझने में कोई समस्या है? अब ये उम्मीद नहीं रखिएगा कि एक का परिभाषा लिखा जाएगा। इतना तो आप समझदार हो गए हैं, 2 महीना बचा है कि आप खुद से लिख सकते हैं। जैसे किशोरावस्था में आप क्या लिखिएगा? लिखिएगा कि वैसा अवस्था जिसमें जीव खुद में वृद्धि और परिपक्वता लगता है, ताकि आगे चल के लैंगिक जनन कर सके। अब प्रजनन अवस्था में क्या होगा? प्रजनन कर सकेगा। बाद में क्या होगा? जीर्ण अवस्था, बूढ़ा जाएगा, अंतिम में मर जाएगा, चल जाएगा दुनिया से। अब क्लास 8 में पढ़े होंगे, ऐसा कुछ करके था कि द अर्थ इज जस्ट लाइक ए स्टेज। अगर सही याद आ रहा है तो द अर्थ इज जस्ट लाइक ए स्टेज, वी ऑल आर एक्टर ऑफ आवर लाइफ। आइए अपना रोल प्ले करिए, भागिए। हिंदी में बोल देते हैं, काहेंगे इस वक्त दें। आइए, कहे का मतलब है कि धरती एक स्टेज की तरह है। प्रोग्राम देखे ना आप लोग जी, रात में रंगारंगी प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं। आया रात भर प्रोग्राम क्या निकल जाता, उसके बाद आपको दर्शन नहीं होता उसका, ना ही उससे मुलाकात होता है। ठीक उसी तरह से धरती क्या है? मंच है। आप अपने जीवन का हीरो है। आइए आप अपना रोल प्ले करिए, निकल जाइए। बाप बोला यहाँ जमीन आपका रहने वाला है नहीं, तो ज़्यादा लोड लेना नहीं है। पढ़िए लिखिए, मजे करिए, आगे मर जाएंगे, बात खत्म हो जाएगा। देखिए ना, अंत में मृत्यु है। यही साथ है, जो पढ़ लिख रहे हैं कुछ नहीं है, मोह माया का जाल है, फिर भी पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा ज्ञान हो गया। चलिए आइए पढ़ते हैं, यहाँ तक लिख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पेड़ पौधा में अलग अलग जीवन अवधि क्या होता है। छापिए एकरा। तो आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पौधों में अलग अलग जीवन अवधि। आइए ध्यान से सुनते रहिएगा, जना बोर्ड पर लिखल है वही नहीं लिखना है, वही इस क्वेश्चन आएगा। पौधों में जीवन अवधि देखिए क्या लिखे हैं। सबसे पहले क्या लिखे? वार्षिक पौधा, जिसको इंग्लिश में हम लोग एनुअल प्लांट कहते हैं। इसका देखिए क्या लिखे? जो ग्रोइंग सीजन होगा, एक ग्रोइंग सीजन होगा। एक ग्रोइंग सीजन क्या है? मतलब कि 3 से 4 महीना में सब कुछ खत्म। 3 से 4 महीना में तीनों फेज आ जाएगा, जिसे आपको हम बताते थे नहीं इससे पहले जी, कि जैसे हो गया आपका किशोरावस्था हो गया, फिर उसके बाद आपको जनन अवस्था हो गया, उसके बाद बुढ़ारी वाला अवस्था हो गया। तो इसमें तीनों क्या होगा? एक के बार में 3 से 4 महीना में खत्म। 3 से 4 महीना में ग्रो करेगा, बुढ़ाएगा, तैयार हो जाएगा, प्रोडक्ट खत्म। तो ये सुनिएगा, वार्षिक पौधा
क्या मतलब जिसका ग्रोइंग सीजन 3 से 4 महीना हो, 3 से 4 ही महीना में तैयार हो जाएगा। एग्जाम्पल में धान का पौधा, मक्का, गेंदा का फूल, ये सब क्या है, वार्षिक पौधा है। आपसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा, बताइए वार्षिक पौधा का एग्जाम्पल कौन कौन सा है। उसको देखिए क्या लिखे, द्विवार्षिक पौधा। द्विवार्षिक पौधा बाइनियल प्लांट क्या होता है, जिसका लाइफ स्पेन ऑफ प्लांट, इतना को इंग्लिश समझ लीजिएगा ना जी, लाइफ स्पेन ऑफ प्लांट यानी कि पौधों का जीवन अवधि। जीवन अवधि क्या होता है, कहिया जन्म ले कहिया मर जाए, तो हम कहते हैं क्या, जीवन अवधि। तो इसका 2 ग्रोइंग सीजन होगा, यानी कि 2 साल में ये ग्रो करेगा, 2 ईयर ले लेगा। एग्जाम्पल में जैसे कि गाजर हो गया, बंदा गोभी हो गया, मूली हो गया। उसके बाद क्या लिखे हैं, 12मासी पौधा, पेरेनियल प्लांट। इसका लाइफ स्पेन क्या होगा, बहुत साल का होगा, और हर एक साल क्या करेगा, फल और फूल देगा। जैसे कि देखिए मान चलिए 2025 में अगर फ्लावर दिया, तब फिर क्या करेगा, 2026 में फ्लावर देगा। और ये बीच में क्या करेगा, इस सब बीच में क्या करेगा, खुद में रिपेयर करेगा, खुद को उस लायक बनेगा ताकि आगे चल के फल फ्रूट दे सके, यानी कि खुद में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। उसका चौथा क्या लिखे, मोनोकार्पिक पौधा, मोनोकार्पिक प्लांट। इसमें क्या होता है कि जीवन में एक ही बार ये क्या करेगा, फल या फूल देगा, उसी को हम कहते हैं मोनोकार्पिक। मोनो मतलब सिंपल एक होता है। एग्जाम्पल हम देखिए क्या लिखे, सभी वार्षिक पौधा, जैसे कि ये सभी वार्षिक पौधा जीवन में केवल फल और फूल दे रहा है, उसके बाद ये खत्म हो जा रहा है। आप मोनोकार्पिक में सभी वार्षिक पौधा को भी रख सकते हैं, द्विवार्षिक पौधा को भी रख सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखे, कुछ 12मासी पौधा। कुछ 12मासी पौधा में एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एस्टेरोबिलेंथस कुथियाना, पढ़ पाइएगा ब्रो, एस्टेरोबिलेंथस कुथियाना, इसको हम लोग कहते हैं नीला कुरंजी के भी नाम से जानते हैं। और यह बांस याद रखिएगा, 50 से 100 साल में एक बार फल या फूल देता है। ये किसका एग्जाम्पल है, मोनोकार्पिक पौधा का एग्जाम्पल है। एस्टेरोबिलेंथस कुथियाना के बारे में कुछ याद रखना है, ये 12 साल में एक बार फूल देता है। जैसे मान लीजिए अक्टूबर 2025, अभी अक्टूबर है ना, हाँ अक्टूबर है, अगर अक्टूबर 2025 में फूल दिया तब फिर कब, अक्टूबर से नवंबर 2037 में देगा। समझ रहे हैं, 12 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा, जैसे कुंभ मेला के लिए इंतजार करना पड़ता है। इस बार तो हमारा सौभाग्य नहीं हो पाया, हमको मेला में जा पाए, देखा जाएगा फिर कभी। तो 12 साल इसको क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। ये जैसे कि केरला हो गया, कर्नाटक, तमिलनाडु समय ये पाया जाता है। इसका जो फूल होता है ना, नीला रंग का होता है, एकदम देखने में अट्रैक्टिव। जैसे अभी हम देखे थे ना बंगाल का आतंक, किसको बोले थे जी, लखवा भखवा जो बोलते हैं, जलकुंभी को। देखने में सुंदर तला या प्लांट जहाँ पर ग्रो किया वहाँ का ऑक्सीजन गायब कर दिया। अब वहाँ पर एक्वाटिक जीव जो जलीय जीव है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये 12 साल में एक बार फूल देगा, नीला कलर का होता है, ये सब राज्य में मिलता है। टूरिस्ट एकदम भर भर के आता है देखने। तो यहाँ तक समझ गए। अब आइए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मध्य चक्र क्या होता है, ऋतुस्राव चक्र होता है क्या होता है, लैंगिक जनन का अलग अलग चरण क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, सॉरी प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इंग्लिश में क्या है बोले जा रहे हैं जी, आइए ना हिंदी में बोलते हैं फिर से। हम बोल रहे हैं कि इसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य चक्र क्या होता है, पूछा जा चुका, पूछेगा आगे भी। ऋतुस्राव चक्र क्या होता है, निषेचन से पहले की घटना होता है, उसके बाद निषेचन होता है, निषेचन के बाद की घटना होता है। अगर आप इस चैप्टर को आसानी से पढ़ लीजिएगा ना, तो जब हम मानव जनन पढ़ेंगे ना, तो वहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा, आपको समझने में आसानी होगा। ठीक, तो आइए हम आगे पढ़ते हैं, आइए एक छाप लीजिएगा, आगे पढ़ते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अब लग रहा है कि 30 मिनट हो गया होगा, तो जाइए आप लोग उठिए, मुंह धो लीजिए, घर में कुछ धरल है दवा लेना है, फिर उसके बाद बैठ जाना पढ़ने। पढ़ाई नहीं छोड़ना है आपको, हम बोल दिए हैं कि 2 महीना पूरे मेहनत करना है। जब हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, बिना ये उम्मीद किए कि हमारा सब्सक्राइबर बढ़े, हमारा वॉच टाइम बढ़े, सिर्फ हम चाह रहे हैं कि जो भी बच्चा देख रहा है, अगर एक भी बच्चा यहाँ से सीख पा रहा है तो समझिए हमारा मेहनत सफल हो जा रहा है। चलिए आइए आगे हम पढ़ते हैं, मध्य चक्र क्या होता है, ऋतुस्राव चक्र क्या होता है। देखिए क्या लिखिए, मध्य चक्र, नन प्राइमेट स्तनधारियों, नन प्राइमेट समझते हैं जी, नन प्राइमेट का सिंपल मीनिंग होता है जो मानव जैसा नहीं है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नन प्राइमेट, स्तनधारी जो बच्चा को दूध पिलाता है। तो आप क्या लिखिएगा, जेकरा लिखने का मन चलिए लिखिएगा क्या, नन प्राइमेट स्तनधारियों में जनन चक्र के दौरान जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, मध्य चक्र कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, नन प्राइमेट स्तनधारियों में जनन चक्र के दौरान जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग मध्य चक्र कहते हैं। एग्जाम्पल में याद रखिएगा, गाय, कुत्ता, भेड़, बाघ, चूहा वगैरह etc। ऋतुस्राव चक्र क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मानव जनन पढ़ेंगे ना वहाँ पूरे डिटेल में पढ़ेंगे आपको। मासिक चक्र क्या होता है, ऐसे जो हम अपना सिलेबस पढ़ना शुरू किए तो हम मासिक चक्र तक हम खत्म कर दिए, 1-2 लेक्चर लगेगा मानव जनन खत्म। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो इस बार एग्जाम देगा उसके लिए हमने उसको रोक दिया है, ताकि जो इस बार एग्जाम दे रहा है उसके लिए पढ़ा लेते हैं। अगर कोई एक भी बच्चा अगर यहाँ से पढ़ के अच्छा कर जा रहा है तो समझिए हमारी मेहनत सफल हो जाएगा। तो ऋतुस्राव चक्र क्या होता है, क्या लिखिएगा, प्राइमेट स्तनधारियों में जनन चक्र के दौरान जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। एग्जाम्पल, बंदर, लंगूर, मानव। प्राइमेट मतलब जो मानव जैसा दिखता है। समझ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं आप लोग, कमल से निकलिए, आइए कुर्सी पर बैठ के पढ़िए, इधर ध्यान दीजिए।
उसका देखिए हम क्या लिखे हैं, लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं होती है। की घटना होता है जी, आइए देखते हैं। निषेचन पूर्व घटना की होगा, निषेचन क्या होगा, निषेचन के पश्चात। अब निषेचन पूर्व से और पहले की घटना होता है, उन्हें नहीं चल जाना कि पहले सेटिंग करेंगे फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाएंगे। ये जो मॉडर्न युग में फंसे जा रहे हैं ना ही फंसना है। आइए इधर, तो निषेचन पूर्व घटना क्या होगा, निषेचन में क्या होगा, निषेचन पश्चात क्या होगा, आइए समझते हैं। निषेचन पूर्व क्या होगा, एक तो युग्मक बनेगा और युग्मक का हस्तांतरण क्या होगा। युग्मक का हस्तांतरण मतलब सिंपल क्या, जनरली क्या होता है, मेल गैमेट को ट्रांसफर किया जाता है फीमेल गैमेट के पास। हिंदी में बोलते हैं फिर से, जो नर युग्मक होते हैं, जैसे कि मान के चलिए माना में शुक्राणु है, और जो मादा में बनता है अंडाणु, तो शुक्राणु का अंडाणु तक ट्रांसफर करना जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, युग्मक का हस्तांतरण। तो निषेचन से पूर्व दुइये को घटना होगा, या तो युग्मक बनेगा और युग्मक हस्तांतरण होगा। युग्मक जनन क्या होता है, अब यहाँ लिखाना पड़ेगा जी, अब नहीं लिख लीजिएगा कि युग्मक बनने की प्रक्रिया को हम लोग युग्मक जनन कहते हैं। अब यहाँ लिखेंगे, इतनी होशियार आप लोग ही हैं। तो युग्मक जनन क्या होता है, युग्मक बनने की प्रक्रिया को हम लोग युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक का हस्तांतरण मतलब सिंपल क्या, नर युग्मक का मादा युग्मक के पास हस्तांतरण का नाम को हम क्या कहते हैं, युग्मक हस्तांतरण। अब युग्मक दो तरह का होता है, नर युग्मक मादा युग्मक, शुक्राणु अंडाणु। बताइएगा कमेंट में, शुक्राणु क्या होता है, अगुणित की द्विगुणित जी, अगुणित। अंडाणु भी क्या होता है, अगुणित। दोनों से जो मिलकर बनेगा वो क्या होगा, द्विगुणित जायगोट युग्मनज बनेगा। मानव जन्म में पढ़ाएंगे क्या ना डेवलप हो जाएगा, बउआ क्या बन जाता है। तो यहाँ तक लिख लिया है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे युग्मक कैसे बनता है। युग्मक बनने के दो विधि है, या तो समसूत्री विभाजन द्वारा होगा या तो अर्धसूत्री। जो समसूत्री विभाजन द्वारा होता है ना, जनरली निम्न वर्ग के जंतु में होता है, और जो उच्च वर्गीय जंतु होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक का निर्माण होता है। फिर हम पढ़ेंगे युग्मक का प्रकार, सयुग्मक युग्मक की, विषम युग्मक की। बस कहीं देर रुकना है, 5 से 10 मिनट में आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो ज़्यादा लोड नहीं लेना, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना लिखते जाना है। अगर थक गए हैं तो थोड़ा देर ब्रेक ले लीजिएगा, हमारा तो कंटिन्यू रहेगा। चलिए आइए, यहाँ तक लिख लिए हैं। अब भाई हम लोग पढ़ते हैं युग्मक कैसे बनता है, युग्मक का प्रकार क्या होता है। लिख लीजिएगा, छापिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग युग्मक कैसे बनता है। घबराना नहीं, धैर्य रखना है। आइए साथ साथ पढ़ते हैं युग्मक कैसे बनता है। अभी आपको हम तुरंत बताए थे, या तो समसूत्री विभाजन से बनेगा या अर्धसूत्री विभाजन से बनेगा। समसूत्री विभाजन से कब बनेगा, जब जनक का शरीर अगुणित होता है। अगुणित मतलब क्या जी, एन कंडीशन, क्रोमोसोम पेयर में नहीं होगा, सिंगल होगा। उसका देखिए क्या लिखे हैं, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। शैवाल, मार्कर दूसर ले लेते हैं। शैवाल हो गया, फंजाई हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया। समसूत्री विभाजन की होता है, अर्धसूत्री विभाजन की होता है। ये आप लोग क्लास 11 में पूरे डिटेल में पढ़े होंगे। अगर हम यहाँ आपको समझाना चाहते हैं ना समझाएंगे, क्या ना समझाएंगे, जितना शुरू में समझाए थे। अगर एकरा में समसूत्री विभाजन होगा तो ठीक है, जैसा दो और बन जाएगा। लेकिन अगर एकरा में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो आधा भाग में टूट जाएगा। ऐसे ज़्यादा की समझा सकते हैं। और समझिएगा, आपके पास एक लड्डू है, अगर उसमें समसूत्री विभाजन बनेगा तो ठीक ओकरे जैसन, ठीक नहीं, ठीक ओकरे जैसन 2 लड्डू और बन जाएगा। ठीक, अगर अर्धसूत्री बनेगा ना तो वही लड्डू आधा आधा टूट जाएगा। बस इससे ज़्यादा अभी क्या समझा सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखे, अर्धसूत्री विभाजन जब जनक का शरीर क्या हो, दुगुणित हो। दुगुणित मतलब 2n कंडीशन में हो। जैसे अपना लोग का शरीर क्या है, दुगुणित। मानव का पूरे शरीर का कोशिका क्या है, दुगुणित। क्या छोड़ के, सिर्फ और सिर्फ शुक्राणु और अंडाणु छोड़ करके। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, एनिमल्स हो गया, मार्करे बदला जाता है जी, क्या बात है। एनिमल्स हो गया, टेरोफाइट हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म। अब हम पढ़ते हैं युग्मक का प्रकार। युग्मक 2 प्रकार का होता है, एक होता है समयुग्मकी, एक होता है विषम युग्मकी। नाम से पता चल रहा है समयुग्मकी क्या होता है, विषम युग्मकी। समयुग्मकी मतलब क्या, जिसमें नर और मादा युग्मक बिल्कुल एक जैसा दिखेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि नर है कि मादा है। जैसे कि बचपन में देखिएगा कोई बच्चा आता है, देखने में तो बड़ा प्यारा लगता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो लड़का है कि लड़की है। ठीक उसी तरह से समयुग्मकी क्या होता है, आइसोगेमेट या होमोगेमेट जिसको कहते हैं। युग्मक एक समान दिखाई पड़ता है, इसमें आप देख करके पता नहीं कर सकते हैं कि कौन नर युग्मक है कौन मादा युग्मक है। अगर ज़्यादा फास्ट कर रहा था वीडियो को स्पीड कम करके देख लीजिएगा। उसके बाद क्या लिखे, विषम युग्मकी। इसमें युग्मक एक समान नहीं दिखाई पड़ते, यानी कि इसमें आप आसानी से देख करके पता कर सकते हैं कि कौन नर युग्मक है कौन मादा युग्मक है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, राइजोपस हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, क्लेडोफोरा। देखिए जैसे यहाँ बना है, पता चल रहा है जी कौन नर है कौन मादा, नहीं ना, दोनों एक ही जैसा देखने में लग रहा है। जबकि विषम युग्मकी में जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म हो गया, फ्यूकस हो गया, मानव हो गया, ये देखिए अंडाणु या शुक्राणु, देख के पता चल रहा है अलग अलग है। तो समझ पा रहे हैं हम क्या क्या पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा हार्ड है नहीं। बस अब 5 मिनट और लगेगा। अभी हम आपको पढ़ा लेंगे मियोसाइट क्या होता है, युग्मक का हस्तांतरण कर देंगे। युग्मक का हस्तांतरण के बाद क्या होगा पढ़ लेंगे, खत्म कर लेंगे। आइए एक छाप लीजिएगा, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। छापिए। तो आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग जीवों में लैंगिकता। हम जानते हैं कि लैंगिक क्या होता है, द्विलिंगी क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, बस 5 मिनट और लगे रहिए, चैप्टर नहीं पढ़ जाएगा। देखिए क्या लिखा है, जीवों में लैंगिकता। एकलिंगी क्या होता है, इसका अलग अलग नाम हो सकता है, एकलिंगी, एकलिंगाश्री, विषम थैलिस। समस्या नहीं है, ऑफलाइन नहीं है कि हम तेजी तेजी बोलेंगे तो एक के बार में खत्म हो जाएगा। आप स्पीड कम करके देख लीजिएगा, नहीं तो आप कमेंट कर दीजिएगा अगर ज़्यादा तेज हो रहा है। एकलिंगी या इसी को हम एकलिंगाश्री या विषम थैलिस कहते हैं। इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है, यूनिसेक्सुअल, डायसियस, हेट्रोथेलिक।
इसमें क्या होगा, नर और मादा अलग अलग जीवों में पाया जाता है, यानी कि नर तथा मादा जनन संरचना जो होगा वो अलग अलग जीव में पाया जाएगा। एग्जाम्पल याद रखिएगा, जैसे पशु की बात किया जाए तो मानव हो गया, कुत्ता, बिल्ली, मुर्गी, अलग अलग होता है ना जी, नर और मादा अलग अलग। पौधा के एग्जाम्पल जैसे कि पपीता हो गया, खजूर हो गया, मार्केंसिया होगा। मार्केंसिया विषम थैली होता है, जिसमें कि अलग अलग में नर और मादा पाया जाता है। पपीता आप देखे होंगे, जो मादा होता है उसमें पपीता फलेगा, जो नर होता है उसमें नहीं फलता है। खजूर हो गया, मार्केंसिया होगा। नेक्स्ट है द्विलिंगाश्री, या उसी को हम उभयलिंगाश्री या समथैलेसी कहते हैं। इसमें क्या होगा, नर तथा मादा जो जनन संरचना या नर तथा मादा एक ही शरीर में पाया जाएगा, एक ही जीव में पाया जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, द्विलिंगी शरीर। जिसको लिखना लिख सकते हैं आप। एक लिंगी में क्या लिखिएगा कि वैसा जीव जिसमें नर तथा मादा जनन संरचना अलग अलग जीव में हो, उसको हम क्या कहते हैं, एकलिंगाश्री। और द्विलिंगाश्री जिसमें नर तथा मादा जनन संरचना एक ही में हो। पशु में देखिए एग्जांपल जैसे केचुआ हो गया, जोग, फीता, कृमि, स्पंज। आपसे पूछा जाएगा बताइए उभयलिंगी श्री का एग्जांपल दीजिए। उभयलिंगाश्री तो केचुआ हो गया, जोग हो गया, फीता, कृमि, कुछ दे लेगा, ऑप्शन टिक कर लीजिएगा। पौधा के एग्जाम्पल, पौधों में जैसे कि एग्जाम्पल मटर, सरसों, स्वीट पोटैटो, काढ़ा हो गया, खीरा हो गया, नारियल हो गया, ये सब क्या है, द्विलिंगाश्री है, यानी कि एक ही शरीर में नर और मादा दोनों पाया जाएगा। अब इधर देखिए एक टर्म लेके क्या, अर्धसूत्राणु, मियोसाइट क्या होता है, ये एक द्विगुणित कोशिका है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होकर क्या बनेगा, अगुणित कोशिका बनेगा। जैसे ये देखिए द्विगुणित 2n कंडीशन है, इसमें जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन होगा अगुणित कोशिका बन गई। समझ रहे हैं। बस एक टॉपिक और बच रहा है, युग्मक का हस्तांतरण हो गया। अभी देखेंगे कि निषेचन कैसे होगा, निषेचन के बाद की घटना होगा। युग्मक का हस्तांतरण हम जानते हैं कि जनरली क्या होता है, जो मेल गेमिट होता है उसके फीमेल गेमिट के पास ट्रांसफर करना होता है। देखिए क्या लिखे हैं, अधिकतर जीवों में नर युग्मक चलनशील होता है और मादा युग्मक क्या होता है, अचल तथा स्थानबंद, यानी कि एक जगह पाया जाता है। लेकिन अपवाद में याद रखिएगा, कुछ फंजाई हो गया, शैवाल हो गया, इसमें नर तथा मादा युग्मक दोनों क्या होता है, चलनशील होता है। तो दोनों एक दूसरे के आसपास आ जा सकते हैं और फर्टिलाइजेशन आसानी से हो सकता है। तो गेमिट हस्तांतरण हो गया, यानी कि गेमिट ट्रांसफर हो गया। अब क्या होगा, निषेचन होगा, फिर निषेचन के बाद घटना होगा, देखेंगे। खत्म हो गया चैप्टर। तो ये यहाँ तक छाप लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो चलिए हमारा लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आइए देखिए हम क्या लिखे हैं, निषेचन। निषेचन से पहले क्या होगा, युग्मक बन गया, युग्मक का प्रकार देख ले हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो लिखिएगा, नर तथा मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। लिख लीजिएगा, चलिए लिख लीजिए, नर तथा मादा युग्मक के संलयन की यानी कि मिलन की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन। इंग्लिश में इसको हम सिंगेमी भी कह लेते हैं। ये देखिए अंडाणु या शुक्राणु मिल गया, युग्मनज बन गया। अब देखिए निषेचन दो तरह का होता है, एक होता है बाहरी निषेचन, एक होता है आंतरिक निषेचन। नाम से पता चला, बाहरी निषेचन मतलब क्या, निषेचन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें निषेचन शरीर के बाहर होगा। और आंतरिक किसमें, आंतरिक निषेचन मतलब क्या, शरीर के अंदर निषेचन होगा। सिर्फ आपको एग्जाम्पल याद रखना है, मेजोरिटी ऑफ सेवल यानी कि अधिकतर सेवल हो गया। एम्फीबियंस उभयचर, जो उभयचर किसको कहते हैं, जो पानी में भी रह सकता है और धरती पर भी रह सकता है, उसको हम उभयचर कहते हैं। आंतरिक निषेचन शरीर के अंदर होगा, एग्जाम्पल फंजाई, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी। अब देखिए निषेचन के पश्चात क्या होगा, युग्मनज बनेगा और क्या होगा, एम्ब्रायोजेनेसिस, यानी कि जो युग्मनज के बाद भ्रूण बनेगा उसका डेवलपमेंट होगा। युग्मनज जैगोट, ये क्या होता है, द्विगुणित, याद रखिएगा, 2n कंडीशन। और उसके बाद क्या होगा, युग्मनज से भ्रूण बनेगा। फिर उसके बाद अगर हम मानव में पढ़ेंगे तो 9 महीना तक के लिए रेस्ट, फिर उसके बाद भुआ जन्म ले लेगा। चलिए अब हम पढ़ रहे हैं वह जंतुओं का वर्गीकरण किस आधार पर कि युग्मनज कहाँ पर विकसित हो रहा है, उसके आधार पर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्या लिखे हैं, अंडज प्रजक, मतलब जी अंडा देगा, नाम से पता चल रहा। ओविपेरस, अंडे देने वाला, जैसे कि सरीसृप हो गया, पक्षी हो गया, उसको हम क्या कहेंगे, अंडज प्रजक। सजीव प्रजक विविपेरस, जो सजीव को जन्म देगा। स्तनधारी मानव हो गया। एक टर्म आता अंडज सजीव प्रजक, मतलब इसमें अंडज प्रजक और सजीव प्रजक दोनों का गुण देगा। एग्जाम्पल में शार्क मछली। समझिएगा फिर से, अंडज सजीव प्रजक में क्या होगा कि जो युग्मनज होगा अंडा के अंदर ही रहेगा, लेकिन माँ के गर्भ के अंदर विकसित होगा, और बाहर जब निकलेगा तो वो शिशु के रूप में जन्म लेगा। फिर से सुनिएगा एक बार और बोल देते हैं, जंतु का वर्गीकरण हम इस आधार पर देख रहे हैं कि युग्मनज कहाँ विकसित होगा। हम बोल रहे हैं अंड प्रजक ओविपेरस जी अंडा देगा, सरीसृप पक्षी, सरीसृप जी रैंक के चलता सांप यार हो गया। सजीव प्रजक जो सजीव को जन्म देगा, स्तनधारी मानव हो गया। अंडज सजीव प्रजक कहने का मतलब है कि जो युग्मनज होगा अंडा के अंदर ही विकसित होगा, लेकिन माँ के गर्भ के अंदर होगा, जब वो बाहर निकलेगा तो शिशु के रूप में। एग्जाम्पल में याद देखिएगा शार्क मछली। तो यहाँ हमारा चैप्टर हो गया खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यानी कि कल रात के 9 बजे आएंगे और 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, डिस्कशन किया जाएगा। आप लोग ऐसे कमेंट कर सकते हैं जब आप लोग फ्री होएगा उस समय। ऐसे तो हम डिसाइड किए हैं कि रात के 9 से 10 रहेगा। तो ये आज हमारा जीवोम जनन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर, उसके बाद जो हमारा क्लास होगा तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन लेके आएंगे। आपको हम जैसे कि प्रोमिस किए हैं
कि हम आपको पूरे चैप्टर पढ़ाएंगे, 16 के 16 चैप्टर, और क्लास 10th में 8 चैप्टर पढ़ाएंगे। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा। आपको हम बताएं 2 महीना सिर्फ और सिर्फ पढ़ना, इधर उधर पर ध्यान नहीं देना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर छोड़ देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, उससे भी ज़्यादा व्यस्त रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।